हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम 5 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम एनवायरनमेंट। दीज आर मोस्टली फ्रॉम द करंट अफेयर्स डाउन टू अर्थ, द हिंदू। एंड वंस यू आर डन विद दिस वीडियो, प्लीज़ अपना स्कोर आउट ऑफ 5 कमेंट्स में लिख दे। कोई भी डाउट है वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ऑल्सो जो हमारा लास्ट लाइव बैच है फॉर 2025, दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे। एंड इन केस आप serious attempt, you're planning a serious attempt in 2025, then this is the time to start. This batch is going to be an intense batch with 2 classes every day, because तभी humanly possible है syllabus complete कर पाना और 2025 का attempt दे पाना अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं। We also have recorded batches. In case you want to enroll, you can call at our toll-free number. Now starting with the first question. पहला question है, climate hazard index has been released by which of the following organizations? IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, United Nations Framework Convention on Climate Change, Verisk, Maplecroft, none of the above. अब ना don't confuse it with Global Climate Risk Index. दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज करनी है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये वाला इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सो दिस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय वेरिस्क मेपलक्रॉफ्ट. Now it is an organization which provides data and insights into ESG के जो हमारे इश्यूज़ होते हैं, सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज़ होते हैं, उन पे ये इंसाइट्स और रिसर्च करता है, इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। सो उन्होंने क्लाइमेट हैज़र्ड इंडेक्स रिलीज़ किया है। अब देखो, बताता तो ये भी वही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कौन सी कंट्रीज ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं टू द वर्स्ट इम्पैक्ट्स। अब इसके हिसाब से जो 30 कंट्रीज़ हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 90% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इन द वर्ल्ड, उसमें से 13 आर गोइंग टू बी वर्स्ट इम्पैक्टेड, और इंडिया उस लिस्ट में 3rd नंबर पर है। इंडिया इज एट नंबर 3 आफ्टर थाईलैंड एंड ब्राज़ील। और ना ये रिपोर्ट ये कहती है कि अभी अगर हम प्रेजेंटली बात करें, सबसे ज़्यादा एमिशंस चाइना कर रहा है, फॉलोड बाय यूएसए, फॉलोड बाय इंडिया। अब ये हाईएस्ट एमिटर्स हैं, लेकिन somehow they will not be facing worst outcomes or very severe outcomes. ये नहीं फेस करेंगे। फेस कौन करेगा? इंडिया. इंडिया is the 3rd highest emitter and India is also going to face it is going to be the 3rd most impacted country. तो सबसे बड़ी जो फाइंडिंग है इस इंडेक्स की वो ये है, राइट। देन नेक्स्ट है, ओजोन पोल्यूशन के क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। अब ओजोन भी ना न्यूज़ में है। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई जिसके हिसाब से दिल्ली में ओजोन का लेवल कॉन्स्टेंटली काफ़ी हाई है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू सिटीज़ इन द वर्ल्ड विच इज़ कॉन्स्टेंटली हैविंग हाई लेवल्स ऑफ ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन ऑफ कोर्स। सो उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं? इट एग्रावेट्स लंग डिजीजेस, मेक द लंग्स मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, इंटरफेयर्स विद द प्लांट्स एबिलिटी टू अब्सॉर्ब कार्बन. So that is the question and you have to tell me which of the above are correct. So you can mark your answers. So the answer is all of the above because it aggravates lung diseases, it aggravates lung infections. और प्लांट्स में भी अगर हम देखें ना, तो प्लांट्स नॉर्मली अब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये प्लांट्स की जो एबिलिटी है टू अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, उसको भी रिड्यूस करती है। तो अगर हम हेल्थ इम्पैक्ट्स की बात करें तो आई थिंक ये सबके लिए ऑब्वियस है कि लंग से रिलेटेड एस्थमा, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस को ये एग्रावेट करेगा। इट विल मेक योर लंग्स मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, ठीक है, वो सब चीज़ें हैं। बट अगर हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स पे देखें तो ना, ओजोन इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, मतलब इट इंक्रीजेज द क्लाइमेट चेंज बिकॉज इट इंक्रीजेज द ग्लोबल वार्मिंग। अब ये तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है कि प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करके कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल रिड्यूस करते हैं, अब ये उसकी वो एबिलिटी, प्लांट्स की वो एबिलिटी के साथ भी इंटरफेयर करता है। तो प्लांट्स वुड नॉट अब्जॉर्ब एज मच कार्बन डाइऑक्साइड एज दे वुड हैव अगर ओजोन पोल्यूशन नहीं होता।
तो वो कम कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करेंगे, मतलब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, मतलब इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी है ओजोन का कि वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है। डायरेक्ट तो है ही, क्लाइमेट चेंज में तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है बिकॉज वो ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं उसको भी कम करता है, वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी है ऑफ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। और अगर हम AQG एयर क्वालिटी गाइडलाइंस जो WHO की बात करें तो 8R एवरेज जो लेवल है वो 50 पार्ट्स पर बिलियन से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। और 2025 के प्री में ना मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ओजोन पे क्वेश्चन आएगा, सो डू स्टडी ओजोन पोल्यूशन इन डिटेल, ओजोन एज ए ग्रीन हाउस गैस इन डिटेल। देन थर्ड क्वेश्चन सबने पढ़ा ही होगा, इस हफ्ते न्यूज़ में है, PM E-Drive हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द कैबिनेट, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स आर इंक्लूडेड इन इट। ऑब्वियसली ई व्हीकल्स होंगे। सो ई व्हीकल्स में 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, हाइब्रिड एम्बुलेंसेज हैं, हाइब्रिड कार्स हैं। तो आपको बताना है कौन सी इनमें से इंक्लूडेड है, क्या सभी इंक्लूडेड है, दैट यू हैव टू टेल मी। सो द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3। अब देखो ये जो E-Drive स्कीम है ये फेम को रिप्लेस करेगा। ठीक है, जो हमारी फेम स्कीम थी जो बहुत सालों से ई मोबिलिटी को प्रमोट कर रही थी, अब दैट वुड बी रिप्लेस्ड बाय दिस E-Drive स्कीम। अब इस E-Drive स्कीम में हमारे पास इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स इंक्लूडेड हैं, 4 व्हीलर्स और हाइब्रिड कार्स इंक्लूडेड नहीं है, बट एम्बुलेंसेज और बसेस इंक्लूडेड हैं। तो हमारा आंसर 1, 2, 3 बनता है। जैसे ना एम्बुलेंसेज और ट्रक्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है, हाइब्रिड कार्स और ई कार्स नहीं इंक्लूडेड हैं, 2 एंड 3 व्हीलर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। और एक तरह से ना ये इंसेंटिवाइज करेगा EV बायर्स को ताकि वो और ई व्हीकल्स को खरीदें। एंड आने वाले 2 सालों में इसका बजट है 10,900 करोड़, सो विच इज़ अ लॉट ऑफ बजट, राइट। दैट इज फ्रॉम माई एंड। सो 2, 3 बसेस, एम्बुलेंसेस, ट्रक्स सबको इंक्लूड करेगा, लेकिन हाइब्रिड कार और इलेक्ट्रिक कार्स को इंक्लूड नहीं करेगा। एंड एक तरह से इट इज़ कॉन्ट्ररी टू द एक्सपेक्टेशंस, राइट। देन फोर्थ क्वेश्चन इज रिगार्डिंग पैंगोलिन। 4 स्टेटमेंट्स हैं। देर आर 4 एशियन एंड 4 अफ्रीकन स्पीशीज। वाइट बेलीड pangolin is the most trafficked mammal. Pangolins are the only mammals that are covered in scale. Indian pangolin and Chinese pangolin are both found in India. तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं। So you can mark your answer. So the correct answer is 2, 3 and 4. अब हुआ क्या, पहले ना 4 एशियन स्पीशीज़ थी और 4 अफ्रीकन स्पीशीज़ थी, लेकिन लेटली एशियन स्पीशीज़ और डिस्कवर हो गई। सो वी हैव टोटल 9 स्पीशीज़ नाउ, सो दैट इज़ वाइट इज़ इनकरेक्ट। अब पैंगोलिन इज़ द ओनली स्केली मैमल दैट इज़ आउट देयर। ठीक है, स्केली मैमल एक ही है पैंगोलिन, और इसके स्केल्स किसके बने होते हैं, केराटिन के, विच इज़ अ प्रोटीन। हमारे नेल्स वगैरह भी केराटिन के ही बने होते हैं। उसके बाद इट इज़ द मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल, और उसमें भी अगर आपको एक चूज़ करना हो ना तो हमारे पास वाइट बैलेंट पैंगोलिन है। एंड देन इंडिया एंड चाइनीज़ पैंगोलिन दोनों इंडिया में मिलती हैं। इंडियन पैंगोलिन आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में नहीं मिलती है, ठीक है, और चाइनीज़ पैंगोलिन मेजरली आपको वहाँ पर मिलती है। दैट इज़ देयर, राइट। तो अगर आप देखोगे वर्ल्ड मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल, स्केल्स ओनली स्केली मैमल, स्केल मेड अप ऑफ केराटिन। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैनिस मिस्टीरिया एक नई स्पीशीज़ है जो एशियन पैंगोलिन की जो रिसेंटली डिस्कवर हुई है, so that has made the number of Asiatic pangolins 5. We have 9 species now. उसके बाद ना इंडियन पैंगोलिन और चाइनीज़ पैंगोलिन दोनों इंडिया में मिलते हैं। अब दोनों का अगर हम शेड्यूल देखें तो शेड्यूल 1 ही है, ठीक है, 2022 के एक्ट के हिसाब से भी और 1972 के एक्ट के हिसाब से भी। साइट्स भी अपेंडिक्स 1 है। अगर हम IUCN स्टेटस देखें ना तो चाइनीज़ का जो है ना वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो CC से आप याद कर सकते हो। चाइनीज़ पैंगोलिन का जो IUCN स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडियन का इंडेंजर्ड है। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि वाइट बेलीड जो पैंगोलिन है दैट इज़ द मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल, और इनके स्केल से ना मेडिसिन बनती हैं, चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसलिए बहुत ज़्यादा डिमांड में है, इसलिए इसको मारा जाता है। देन अनदर थिंग यू हैव टू नो इज़ कि जब ये इट इज़ ऑल्सो ट्रैफिक्ड फॉर इट्स मीट, ठीक है, मीट भी डेलिकेसी है, स्पेशली इन चाइनीज़ टिबेटन वगैरह क्यूजीन में, साउथ एशियन कंट्रीज़ में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में इट्स अ डेलिकेसी, तो वहाँ पर इसकी ट्रैफिकिंग उस वजह से भी होती है। और ये ना जब थ्रेट फील करता है ना तो ये रोल हो जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं वॉल्वेशन, ठीक है। तो
दैट इज देयर। ऑल्सो हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी आप अवेल कर सकते हैं एंड इट इज़ ऑल क्यूरेटेड बाय द फैकल्टी। एंड इफ़ यू वांट टू गिव अ टेस्ट, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके एक पहला टेस्ट जो है वो फ्री में भी दे सकते हैं, राइट। देन लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस इक्विवेलेंसी कैलकुलेटर इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, WMO, IPCC, US EPA या नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव आ जाता है ना, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है और कन्फ्यूजन बढ़ जाता है कि क्या इनमें से है भी या नहीं भी है, इसका आंसर क्या है, EPA। अब ये बेसिकली ना जो ये ग्रीन हाउस इक्विवेलेंसी कैलकुलेटर है, ये यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो हमारे पास एजेंसी है उन्होंने निकाला है। और इसका पर्पस पता है क्या है, कि जो भी हमारी एमिशंस होती हैं, जो भी हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होती हैं, उनको ना ये कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे आपकी जो भी एब्स्ट्रैक्ट एमिशंस हैं, ठीक है, उनको ना ये हेल्प करता है कन्वर्ट करने में कॉन्क्रीट में, ताकि ना आपको पता चले, जैसे आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि आपने इतनी एमिशंस रिड्यूस करनी थी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो आपकी गाड़ी से, आपके घर से कितनी एमिशंस हो रही हैं, है ना, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट होंगी, डिफरेंट फॉर्म्स में होंगी, मीथेन की फॉर्म में हो सकती है, नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्म में हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हो सकती है, तो वो सबको एक कॉन्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ताकि रिडक्शन स्ट्रैटेजीज आप बेटर बना पाओ और देख पाओ कि कितनी रिडक्शन हो रही है। मतलब एक तरह से ना इसने स्टैंडर्डाइज कर दी है कितनी भी जो एमिशंस हो रही हैं, सो दैट यू एक्चुअली नो दैट वेदर यू आर रिड्यूसिंग देम और नॉट, ठीक है, तो उसमें ये हेल्प करता है एक तरह से। So that was all from my end. Also ये जितने भी सारे करंट अफेयर्स हैं जिनसे हम ये क्वेश्चंस बनाते हैं, दे आर ऑल्सो कवर्ड इन आर करंट अफेयर्स कोर्स। और करंट अफेयर्स के कोर्स में क्या होता है, जैसे एनवायरनमेंट के हम 1-1.5 घंटे की पूरे महीने की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे लाइव क्लास में। सो उसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको अच्छे से डिस्कस करते हैं, ताकि उस महीने के करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएं, राइट। सो यू कैन ऑल्सो एनरोल इन दिस कोर्स। और इसका जो टोल फ्री नंबर है किसी भी कोर्स में एनरोल करने के लिए, अगर आपको कोई भी डाउट है, 1800890343, राइट, एंड यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर डिस्काउंट्स, राइट। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू।